हाय गाइस, दिस इज विवेक दशोरा। और हम अपने जो इकोनॉमी का रिमेनिंग पार्ट है, इकोनॉमी वाले टेस्ट का, उसके क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो 10 मार्कर है। अच्छा, मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ किस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट वेरी वेल अवेयर। ये हमारा है टेस्ट 2311, जिसके हम शॉर्ट आंसर टाइप और जो मीडियम रेंज क्वेश्चंस हैं उनको हम देख चुके हैं। इसके हम 10 मार्कर क्वेश्चंस को हम एक बार देख रहे हैं। चलिए, सो होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यस, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है, बट यस, वी आर वेरी मच कमिटेड फॉर आवर प्रोग्राम्स। और एक अच्छी बात यह है कि बच्चों की डिमांड आई है। आप लोगों में से जितने बच्चे हमारे ग्रुप्स में हैं, वो सभी इस चीज को डिमांड कर रहे हैं कि यस सर, प्लीज एक्सप्लेन्ड वीडियोस डालिए। ये देखकर मुझे भी अच्छा लगा। अदरवाइज कई बच्चों ने, लगभग मतलब मेजोरिटी ने इस चीज के लिए बिल्कुल से एक होल्ट क्रिएट कर दिया था। उनको वीडियोस नहीं चाहिए, उनको भी कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ पढ़ने में लगे हुए थे। सो अपनी पढ़ाई को जल्दी पूरा कीजिए, मतलब कि अपना जो सिलेबस है उसको जल्दी पूरा कीजिए। एंड टेक दिस पार्ट ऑल्सो एज अ रिविजन, कि ये भी हमारा एक रिविजन ही है। इसको रिविजन की तरह ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चंस पर बात करते हैं। सो द first question is, I expect you can also see on the screen. This is the, what do you mean by the by development? मतलब हम विकास से क्या समझते हैं? Discuss the key indicators and issues in India's development. इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि पहली चीज तो ये कि हम डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। दिस वुड बी द फर्स्ट डिमांड। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें पहली चीज ये हो जाएगी कि हम विकास से क्या समझते हैं। दिस इज द वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज अबाउट द की इंडिकेटर्स एंड इश्यूज, द सेकेंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज अबाउट द इंडियाज डेवलपमेंट, मतलब कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट को लेकर क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं, हमें इसको डिस्कस करना है। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं उनके बेसिस पर हम भारत को एक विकसित देश नहीं कंसिडर कर सकते, या भारत में विकास नहीं हो रहा है, या विकास की एक अच्छी स्थिति नहीं है, या फिर इंडिया डेवलपमेंट इज नॉट इंक्लूसिव। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन के ऑल्टरनेट ये हो सकते हैं कि यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है, ये चीज पूछी जा सकती है। तो वो क्यों नहीं है, या किस बेसिस पर, या फिर ये पूछ लिया गया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का डिस्कस कीजिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, इस बारे में डिस्कस पूछ लिया गया। तो हम यहाँ पर उन इंडिकेटर्स को बता रहे होंगे और हमें ये बताना होगा कि वो इंक्लूसिव क्यों नहीं है। सो जब हम इस चीज की बात करते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा आपको एक बार और मेंशन कर देता हूँ कि कुछ ऐसे बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर हम डेवलपमेंट को मापते हैं। डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, कि ग्रोथ वो है कि जो साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी की साइज में ग्रोथ हो रही है। मतलब कि हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी थे, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए, तो हमारी इकोनॉमी की साइज ओवरऑल बढ़ रही है। पर क्या उससे गरीबी कम हो रही है? पर क्या उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों में हो रहा है? क्या हम उस चीज को, उस पैसे को इस तरह से यूटिलाइज कर पाए कि हमारे यहाँ पर कुछ बेसिक नेसेसिटीज से जो लोग जूझ रहे हैं उनको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाई? जैसे कि हमारे यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हो पाई, क्या हमारे यहाँ पर कुछ बीमारियों पर नियंत्रण हम पा सकते हैं, क्या हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा अच्छी डेवलप हो पाई, क्या हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर बढ़ पाया? ये सारे इंडिकेटर्स हम डेवलपमेंट में कंसिडर करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या जिसको बोलते हैं आय का वितरण। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत एकदम से सधा हुआ आंसर नहीं दिया है, इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आपको सिर्फ प्रिंटेड आंसर इसमें नहीं प्रोवाइड किया गया है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या आय का वितरण, जब हम आय के वितरण की बात कर रहे होते हैं तो आय के वितरण में 10% ऑफ द पॉपुलेशन
कहां से ये वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 को हम कोट कर सकते हैं कि भारत की टॉप 10% जो पॉपुलेशन है वो टोटल इनकम का 57% होल्ड करती है। मतलब कि सिर्फ 10% लोगों के पास, सिर्फ केवल 10%, मुट्ठी भर लोगों के पास में टोटल जो इनकम एक देश में हो रही है उसका 60% अबाउट उस एक ही 3/4 या उसको बोलेंगे 4/5, मतलब 4/5 का मतलब है 60% अबाउट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो 60% जो राष्ट्रीय आय है वो सिर्फ 10% लोगों के पास है। सो आप समझ सकते हैं कि द रेस्ट ऑफ द 90% पीपल विल हैव टू सर्वाइव विद द रिमेनिंग 40%। 90% लोग सिर्फ बची हुई 40% आय के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ द डेवलपमेंट। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, दिस इज द पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ऑब्वियस सी बात है हमारे को बताती है कि हम 150 करोड़ को टच कर चुके हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री हम बन चुके हैं। तो एक इंडिकेटर आप इसमें ये लिख देंगे कि हम जनसंख्या के आधार पर ये चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द एग्रीकल्चर कि हाँ एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन है, एग्रीकल्चर की सिचुएशन को क्यों कंसिडर किया जाता है या कृषि क्यों महत्व रखती है। कृषि इसलिए महत्व रखती है कि आपके यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ है किसी इकोनॉमी की, किसी देश की प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस को इस बेसिस पे देखा जाता है कि वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंस कितनी है, उस पर निर्भरता कितनी है। तो उस निर्भरता के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हम विकासशील से विकसित राष्ट्र बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो विकास हो रहा है वो सभी में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी भी अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत की लगभग 47% जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है। तो कृषि पर निर्भरता की बात अगर की जाए, ये एक ऐसा साइन नहीं है कि हम जो इनकम जनरेट हो रही है, क्योंकि कृषि की अगर आप जीडीपी में परसेंटेज देखेंगे, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर पर निर्भरता है इसका मतलब हम पिछड़े हुए हो गए। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस होने का मतलब पिछड़ा हुआ होना नहीं होगा, बट एग्रीकल्चर से जो इनकम जनरेट हो रही है क्या वो इनकम इतनी सफिशिएंट है कि जो अदर सेक्टर से इनकम जनरेट हो रही है उनके बराबर में उनको लाइफ स्टाइल या उनको जो बेसिक नेसेसिटीज है या उनको जो भी फैसिलिटीज है वो सारी वो परचेज कर सकें। तो उनकी परचेजिंग पावर, किसी चीज को खरीदने की क्षमता क्या जो कृषि पर निर्भर है उन लोगों की बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, उनको कितना प्राप्त हो रहा है, मतलब वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम इकोनॉमिक सर्वे की ही बात करें तो हम ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि लगभग 17% ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। समझ रहे हैं बात को, मतलब कि देश की 50% जनसंख्या उस सेक्टर पर निर्भर है जहां से केवल 17% पूरे देश के जीडीपी का प्राप्त होता है। तो ये ऑब्वियसली इनइक्वलिटी हो गई या आय की असमानता या असमान वितरण हो गया। एजुकेशन स्किल्स की बात आती है कि जब हम इन इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो एजुकेशन एंड स्किल्स की बात करें तब हमें एक नास्कोम रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई थी जो इंटरव्यू के टाइम पर भी हमने बच्चों को तैयार करवाई है और काफी चर्चा में रही है। नास्कोम रिपोर्ट में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हब्स है या उसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पर हमारे देश में जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं या टेक्नोलॉजी सेक्टर से निकले हुए इस तरह के जो एमबीए है या प्रोफेशनल कोर्सेज से निकले हुए जो बच्चे हैं उनकी स्किल्स में बहुत ज्यादा कमी है। मतलब उनकी जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग उनके पास में क्षमता या उनका जो कौशल होना चाहिए वो कौशल नहीं प्राप्त किया है, इसलिए उनमें अनएम्प्लॉयबिलिटी या वो उस तरह से नहीं रह पाए। मतलब कि वो उनमें जो रोजगारोन्मुखी होने चाहिए, रोजगार की जो क्षमता होनी चाहिए वो उनमें नहीं आ पाई। वो एक बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन और स्किल्स, और यूनिसेफ की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एजुकेशन एंड स्किल्स गैप
के बीच में जो एक खाई है उसके बारे में बात करी थी। उन्होंने ये बताया था कि 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन या टोटल स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं वो ट्रैक पर नहीं है, वो अपने सही पथ पर नहीं है। सही कौशल, या इसको हम लिख देंगे आवश्यक जो कौशल है वो उनके पास नहीं। गेटिंग दिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। करप्शन, यस। अब इन सारे इंडिकेटर्स के साथ में कि हेल्थ सेक्टर की क्या स्थिति है, एजुकेशन सेक्टर की क्या स्थिति है, आय की समानता है या नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति है, उन सारी बातों को करने के बाद में एक बड़ी बात ये निकल कर आती है कि आपके देश में भ्रष्टाचार कितना है, क्योंकि भ्रष्टाचार होने से भी विकास अवरुद्ध होता है। इस चीज को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर ये पॉइंट जब आप ऐड कर रहे होंगे सो यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स। सो करप्शन या भ्रष्टाचार की बात करें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक सूचकांक है। ये इंडेक्स को आपको एज इट इज देवनागरी में लिखना होगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारे यहाँ पर गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस या संस्थाओं से रिलेटेड चुनौतियां, में ये चीज बताई गई है कि इंडिया टोटल 180 करप्ट देशों में 85th नंबर पर अभी भी हम स्टैंड करते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार एक अच्छे खासे स्तर पर है। अच्छे खासे स्तर का भ्रष्टाचार आपके विकास को अवरुद्ध करता है। दूसरी चीज है पर्यावरण। पर्यावरण में अगर देखा जाए तो जर्मन वॉच एक इंडेक्स है। अगेन जर्मन वॉच एक थिंक टैंक है जो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत पर्यावरण के स्तर पर भेद्य देशों में 7वें नंबर पर आता है। मतलब अगर पर्यावरण से संबंधित कोई भी तरह की डिजास्टर्स आती हैं तो उन डिजास्टर्स के लिए हम 7वें नंबर पर स्टैंड करते हैं। टॉप 7 कंट्रीज में हम आते हैं। टॉप 7 कंट्रीज का मतलब ये है कि अगर पर्यावरण से संबंधित किसी भी तरह की कोई आपदा आती है तो उस आपदा में 7th नंबर पर हम सबसे ज्यादा उसको झेल रहे होंगे। गेटिंग दिस। सो अब ये बात कि सर इन पॉइंट्स को हमें लिखना कैसे, या इनको हम कैसे यूज करें, तो मैं इसको समझा देता हूं आपको। देखिए पहले हम ये बता रहे हैं कि विकास से आप क्या समझते हैं। तो विकास से हम क्या समझते हैं उसको हम डिफाइन कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पर हम ये बता रहे होंगे कि उसके जो संकेतक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें ये इंडिकेटर्स इंक्लूड होते हैं, ये हमने बता दिया। और फिर बाद में इनको लेकर इन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है। तब हम पहले एक पैराग्राफ में हम बता देंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, भ्रष्टाचार, इनको लेकर हम देखते हैं कि कोई देश के विकास का क्या स्तर है, या हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में भी विकास का स्तर इन्हीं स्तरों पर मापते हैं। ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है। और उन इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम जब कोई बात करते हैं तब हम भारत के मामले में अगर इसकी चर्चा करें, मतलब एक पैराग्राफ में हम इंडिकेटर्स को बताएंगे। पहली लाइन में हम लगभग 15 से 20 शब्दों में विकास बताएंगे। दूसरी लाइन दूसरा उसके बाद में हम इंडिकेटर्स बताएंगे कि क्या संकेतक है। और उन इंडिकेटर्स के बाद में भारत का उन इंडिकेटर्स में क्या नंबर है, क्या स्थान है, हम कहाँ उसमें स्टैंड करते हैं, हम इस बात को कर रहे होंगे। दिस वुड बी द ट्रैक ऑफ द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के दोहा दौर के नतीजे बेहद कमजोर रहे हैं। दोहा राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। सो ये पूछा जा सकता है कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है, इनके अनसक्सेसफुल होने के क्या कारण है, या ये सक्सेसफुल क्यों नहीं रही है, या दोहा दौर की वार्ता को लेकर हमने क्या लेसन सीखे हैं, दोहा दौर की वार्ता को लेकर क्या सीखने लायक बातें सामने आती है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसमें मोस्टली आपको डिस्कस ही टर्म आएगा, क्योंकि वो उसकी अच्छाई या बुराई या उसके लिए फर्दर क्या किया जा सकता है वही पूछ रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन की डिमांड को हम समझ गए हैं और हमसे लास्ट में पूछा है डिस्कस। तो डिस्कस का मतलब ये है कि जो इन्होंने बात कही है इस पर हम बात करें और साथ में वे अहेड क्या हो सकता है, मतलब आगे का रास्ता क्या हो सकता है, उसको हम थोड़ा सा इंडिकेट कर दें, जिसको बोला जाता है कंक्लूजन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें कंक्लूजन नाम की कोई चीज नहीं होगी।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कंक्लूजन देना होगा, तो यस दिस डिमांड्स फॉर द कंक्लूजन। चलिए, दोहा राउंड को हम पहले ब्रीफली एक बार इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब अगेन वही बात कि मैं इतने बड़े पैराग्राफ इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो इनको ढंग से पढ़ लो, पर इसके कीवर्ड्स को यूज करते हुए आपको समराइज करना होगा, ब्रीफ में हमें लिखना होगा। तो दोहा डेवलपमेंट राउंड्स 2001 में स्टार्ट हुए थे, एंड द एम्बिशंस, एम्बिशंस का मतलब इनकी क्या टारगेट्स थे या इनके क्या लक्ष्य थे। तो इनके लक्ष्य थे रिफॉर्म द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, जो विश्व का ट्रेडिंग सिस्टम है उसको हमें रिफॉर्म करना है अंडर द डब्ल्यूटीओ। जितना विश्व व्यापार होता है उस सब के रिफॉर्मेशन के लिए दोहा वार्ताएं शुरू हुई। अच्छा, ये वार्ता शुरू होने के क्या तरीके रहे, मतलब इसके टूल्स क्या थे। तो जो ट्रेड बैरियर्स है, व्यापार में जो जो बाधाएं होती है, एक्सपेंड मार्केट एक्सेस, मतलब मार्केट में सभी देशों की एक्सेस रहे। जैसे भारत है, भारत कुछ लिमिटेड देशों के साथ अगर व्यापार करता है, ऐसा नहीं होकर हम सभी देशों के साथ, अमेरिका के भी, लेटिन अमेरिका के भी, अफ्रीका के भी, जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया है उनके भी, चाइना भी, रशिया भी, सभी देशों के साथ हम व्यापार कर रहे हो। और जो ट्रेड रूल्स हैं, व्यापार के जो नियम हैं, उनको हम ज्यादा अच्छे बना सके, मतलब कि जो व्यापार के लिए कोऑपरेटिव हो सके। नियमों का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि नियम सिर्फ सख्ती के लिए होते हैं या किसी चीज को रोकने के लिए होते हैं, पर उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी होते हैं। सो ये दोहा दौर की वार्ताओं के टारगेट्स थे। पर ऐसे चीजें या ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसने इसको फेल कर दिया, ये सक्सेसफुल नहीं रहे। उसमें आता है डाइवर्जिंग इंटरेस्ट, अलग अलग देशों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है, डोंट वरी अबाउट दिस। सो डाइवर्जिंग इंटरेस्ट का मतलब ये है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अलग अलग, ऑब्वियस सी बात है, हमने कई सारे ऐसे झगड़े देखे हैं जिसमें पर्यावरण वाले झगड़े ले लीजिए, या फिर डब्ल्यूटीओ में ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स से रिलेटेड, या जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है उससे रिलेटेड ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। तो वो सारे जो एग्जांपल्स हैं उनके आधार पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है सभी देशों के। तो ये अलग अलग, ये दो ग्रुप अलग बन चुके हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ अलग तरह से देखते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अलग तरह से देखते हैं। ठीक है। दूसरा है ग्लोबल ट्रेड कॉम्प्लेक्सिटी। ग्लोबल ट्रेड को लेकर जो एक्सपेंशन है या जो ट्रेड बढ़ाना है, उनको लेकर गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड चीजें ऐसी है जिनको लेकर कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि गुड्स और सर्विसेज मतलब माल और सेवाओं को लेकर क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। आपने अगर आरसीईपी का नाम सुना हो, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में चाइना वगैरह थे, और इंडिया इसमें शामिल होना है या इंडिया को ये आरसीपी ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये एक बड़ा मुद्दा था। मामला क्या था कि जितने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमारे थाईलैंड वगैरह, और ये जो सारे कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज, आसियान कंट्रीज के साथ में चाइना, ये सारे कंट्रीज मिलकर एक ऐसा एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे जिसमें हम आपस में देशों में व्यापार को बढ़ा सके। जब हम ट्रेड बैरियर्स की बात कर रहे होते हैं तब एक मेन चीज ये है कि गुड्स की बात आती है। अब जब आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात आई, तब ये था कि गुड्स यानी कि माल जो इन देशों में प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि चाइना ले लीजिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ले लीजिए, उनको बहुत कम ट्रेड बैरियर्स या ट्रेड रूल्स के साथ में भारत में यहाँ पर बेचा जा सकेगा। ये देश इसमें अपनी महारत रखते हैं। प्रोडक्शन में हम जानते हैं कि चाइनीज माल काफी सस्ता होता है, हमारे यहाँ पर खिलौने ले लीजिए, या कोई भी त्योहार आता है तो उसमें जो मोस्टली चाइनीज प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बिकते हैं। अब बात ये आती है कि ठीक है, हमने अपने ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए, हमने वो सारी जो कैपेसिटीज हैं, या हमने जो वो सारे हमारे यहाँ पर रूल्स हैं उनको कम कर दिया टैक्स के लिए। अब जब आपने इन रूल्स को कम कर दिया है, इनको कम करने के साथ में क्या भारत इससे फैसिलिटेट होगा, मतलब हम गुड्स के प्रोडक्शन में उतने बड़े कंट्री नहीं है या उतना अच्छा हमारा उत्पादन नहीं है माल के मामले में। पर भारत क्या है, भारत सेवा प्रदाता है, भारत का सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है। तो हमारे यहाँ पर जो सर्विस क्लास लोग हैं जिनको व्हाइट कॉलर जॉब्स बोली जाती है,
उसको प्रोवाइड करने वाले ज्यादा हैं। आरसीईपी में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स है उसी को इंक्लूड किया। मतलब हम जो हमारे टैक्स हैं, हमारे जो एक्साइज ड्यूटीज हैं, जो बैरियर्स हैं ट्रेड के, इंटरनेशनल ट्रेड के जो बैरियर्स हैं, उनको कम करने के लिए हमने सिर्फ गुड्स को ही उसमें अलाउ किया और सर्विसेज को नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्लोबल ट्रेड कॉम्प्लेक्सिटीज है, मतलब जो व्यापार को लेकर जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी बाधाएं आती है, क्या ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। वहां पर हम जो ट्रेड बैरियर्स हटाना चाहते हैं वो उतने नहीं हटा सकते। तो उसका कारण यही है कि कुछ देश सिर्फ ये चाहते हैं कि गुड्स पर से ही ट्रेड बैरियर्स हटे, या ट्रेड का मतलब सिर्फ गुड्स का ही ट्रेड है। और कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि भारत, जो कि सर्विस सेक्टर में ज्यादा महारत रखता है। हमारे यहाँ पर सर्विस क्लास लोग ज्यादा है, तो हम यहाँ से माल नहीं भेजेंगे, हम यहाँ से सर्विस क्लास लोग हमारे बाहर जा रहे होंगे। गेटिंग दिस? चलिए, और तीसरी चीज है पॉलिटिकल विल डेफिसिट, मतलब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी इनको लागू करने के लिए। घरेलू स्तर पर हमारे यहाँ पर पोजीशन अपोजिशन और कई देशों में आपस में जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वहां पर किसी भी चीज को जब प्रतिपक्ष अगर विरोध करने लगता है और उनको मुद्दा भी चाहिए होता है, कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स या घरेलू राजनीति में ही उस मुद्दे को उलझा दिया जाता है। उसकी थोड़ी कमी रही है। ये हो गए कि ये फेल क्यों हुआ, ये मुद्दा हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद में आता है कि जो फ्यूचर की नेगोशिएशंस है उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो शेपिंग द फ्यूचर्स नेगोशिएशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और जो चैलेंजेस हैं, इन पर पहले बात की जाए या इनको पहले डिसाइड किया जाए। टू ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इट अंडरस्कोर्स द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। देखिए, मैंने कई बार आपको समझाया है, कई सारे वीडियोस में भी ये बात बताई है कि जब भी कोई चुनौतियां या समाधान का क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे को ये हमेशा, जब भी आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं तब आपको समाधान भी उन्हीं चुनौतियों से निकालना होता है। तो वही चीज है कि जब हम पॉलिटिकल विल को एड्रेस कर लेंगे तो इसके लिए हम फ्यूचर देख पाते हैं। इसके साथ में जो मीनिंगफुल आउटकम्स हमें अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे को जो कमिटमेंट्स हैं, मल्टीलेटरलिज्म यानी कि बहुपक्षीयता। बहुपक्षीयता का मतलब एक से अधिक देश, द्विपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय यानी कि 10 देश एक साथ है, 15 देश एक साथ है, 20 देश एक साथ, तो बहुपक्षीयता हो गई। तो वो बहुपक्षीयता के लिए हमारे जो कमिटमेंट्स हैं या जो हमारे दृढ़ निश्चय है उसको हमें मेंटेन रखना होगा। एज द ग्लोबल इकोनॉमी continues to evolve, the lessons of DDA will crucial। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बढ़ रही है, इस दोहा दौर की वार्ता के असफल होने के जो हमारे लेसन्स हैं या जो हमने सीखा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस वुड बी द आंसर। ये आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, सो ये हमारा टेस्ट 2311 जो है इकोनॉमी वाला, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी वाले टेस्ट पर बात करेंगे।